ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद से गुजरात में स्थायी शांति कायम हो गई। सामने आकर के पूरे देश में इन सांप्रदायिक फांसीवादियों का मुकाबला करना होगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तो आप कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान एक तरह से हम आखिरी सांस गिन रहा है। और इस 24 के चुनाव के बाद अगर ये फांसीवादी निज़ाम फिर जीत करके अगर आ जाए तो शायद अब थोड़ा बहुत भी जो लोकतंत्र बचा हुआ है संविधान में, जो भी उसकी कुछ उसकी धारा आज भी है, वो शायद अब पूरी तरह से खत्म होने की ओर बढ़ जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी में भी अब कुछ भी अब नहीं है, बस सिर्फ मोदी के नाम पर आप वोट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, संसद, इन तमाम संस्थाएं हैं, उस पर एक खुला हमला है। और साथ ही साथ जो भारत का ताना बाना है, जो हमारी मिली जुली गंगा जमनी तहजीब है, जिसके बगैर हम हिंदुस्तान की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो उस पूरे ताने बाने पर, उस तहजीब पर एक ज़बरदस्त खुला हमला है। और उसी दिन जब हम लोग थे कलकत्ता में और 5वां महाधिवेशन जो पार्टी का होना था कलकत्ता में दिसंबर में, तो उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए थे। मेरे ख्याल से कोई पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग चल रही थी इस समय, और लगभग उसी एक घटना ने ऐसा संकेत हमें दिया कि भारत में आने वाले समय में जो सांप्रदायिक फांसीवादी हमला तेज होने जा रहा है, इसके लिए उस समय हमारी पार्टी भूमिगत थी। तो अब वो वक्त आ गया है जब भाकपा माले को खुलकर सामने आकर पूरे हिंदुस्तान में जो धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, देशभक्त ताकतें हैं, तो उन ताकतों के साथ एक तरह से उनकी अगुवाई करते हुए सामने आकर के पूरे देश में इन सांप्रदायिक फांसीवादियों का मुकाबला करना होगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तो 3 दशक पहले हमने ये संकल्प लिया था और इसी का परिणाम है कि 5वां महाधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, उसमें हमने पार्टी को भूमिगत पार्टी से बदल करके एक खुली पार्टी के रूप में सामने लाने का संकल्प लिया। और अपने से बहुत सारे लोग शायद उस महाधिवेशन में भी रहे होंगे। और महाधिवेशन के बाद जो ऐतिहासिक पार्टी की रैली हुई थी कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, जहां पहली बार कॉमरेड विनोद मिश्रा ने एक खुली रैली को संबोधित किया था, उसमें भी आप लोग शामिल रहे होंगे, बहुत सारे साथी। तो ये 3 दशक पहले की बात जो मैं याद दिलाना चाहता था। फिर इसके 1 दशक बाद पटना में हम लोग महाधिवेशन में मिले थे। वो महाधिवेशन हमारा शायद 7वां महाधिवेशन था और कॉमरेड वीएम के असामयिक निधन के बाद वो पहला महाधिवेशन था। और इसी हॉल में आज जहां हम कार्यकर्ता कन्वेंशन कर रहे हैं, तो उस समय हमारे महाधिवेशन का आकार भी बहुत बड़ा नहीं था, तो इसी हॉल में हमने महाधिवेशन संपन्न किया था। और बगल में जो आपका मुक्ताकाश मंच है, उसी पर महाधिवेशन का खुला सत्र आयोजित हुआ था। तो ये 2 दशक पहले की बात है। और अब जो 11वां महाधिवेशन है, तो हम सब लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि वो जो सांप्रदायिक फांसीवाद जिसके खतरे को 3 दशक पहले ही हमने चिन्हित किया था और जिसके खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी को मजबूत करने का इरादा और संकल्प के साथ, एक मजबूत मुकाबला करने के साथ, संकल्प के साथ हम लोग तय किए थे। तो अब 3 दशक बाद अब वो मुकाबला बहुत साफ है। और वो सांप्रदायिक फांसीवाद आज इस कदर हिंदुस्तान में हावी है, तो आप कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान एक तरह से हम आखिरी सांस गिन रहा है। और ये सामने 24 का चुनाव है, और इस 24 के चुनाव के बाद अगर ये फांसीवादी निज़ाम फिर जीत करके अगर आ जाए, तो शायद अब थोड़ा बहुत भी जो लोकतंत्र बचा हुआ है संविधान में, जो भी उसकी
कुछ उसकी धारा आज भी है, वो शायद अब पूरी तरह से ख़त्म होने की ओर बढ़ जाएगा। तो इसलिए जिस दौर में हम जी रहे हैं, लड़ाई बहुत साफ है, बहुत सीधा है, इसमें कहीं कोई समझने में अब दिक्कत नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि 2 चुनाव गुजरात में अभी 2 चरण का चुनाव है, तो एक चरण बचा है। दिल्ली के MCD का चुनाव हो रहा है, हिमाचल में चुनाव हुआ है। थोड़ा सा इस चुनाव पर देख लीजिए, चुनाव में मोदी जी ने, अमित शाह ने क्या भाषण किया। हिमाचल में जा कर के मोदी कह रहे थे कि भाई, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़बरदस्त बगावत है, और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, वैसे तो कहते हैं कि हम बिहार के भी हैं, और बिहार में आकर के कह के गए थे कि देश में एक ही पार्टी अब रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी। तो उनके खिलाफ भारी नाराज़गी है हिमाचल में, और बहुत बागी उम्मीदवार खड़े हैं। तो वहाँ नरेंद्र मोदी जाकर के चुनाव सभा में बोल रहे थे कि भाई विधानसभा के लिए कौन उम्मीदवार है, इसमें मत जाइए। विधानसभा के उम्मीदवारों को शायद आप जानते नहीं है, कुछ नहीं है, बस सीधा हमें देख करके, मोदी को देख करके कमल पर बटन दबाइए, ताकि हमारे खाते में आपका पूरा समर्थन आकर के जमा हो जाए। अब बिल्कुल मतलब भारतीय जनता पार्टी में भी अब कुछ भी आप नहीं है, बस सिर्फ मोदी के नाम पर आप वोट दीजिए। आप गुजरात में जाइए, वहाँ अमित शाह, लग रहा है कि गुजरात का चुनाव 2022 में नहीं हो रहा है, फिर 2002 में चुनाव हो रहा है, वो जनसंहार के दौर में। उन्होंने कहा कि हमने जनसंहार में ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद से गुजरात में स्थायी शांति कायम हो गई। यानी हमारे देश के आज जो गृह मंत्री है, उस समय तो उसके बीच में तो बहुत सारे उनके ऊपर मुकदमे थे, सब कुछ था, तो आज देश के गृह मंत्री बने हुए हैं, और आकर के जनसंहार को, गुजरात जनसंहार को जायज़ ठहरा रहे हैं। और कह लीजिए तो इसके ज़रिए, जैसे वो बाकी नरसिम्हानंद और ऐसे लोग जो कहते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, तो दरअसल धमकी दे रहे हैं कि गुजरात, जब हम कहते हैं कि गुजरात मॉडल को देश में लागू करेंगे, तो गुजरात में जैसे जनसंहार करके हमने स्थायी शांति कायम की है, तो पूरे देश में हमारा यही इरादा है कि हम बड़ा जनसंहार करके इस देश में स्थायी शांति। और उस स्थायी शांति का मतलब क्या है? उस स्थायी शांति का मतलब है कि इस देश में सामाजिक बदलाव के लिए, गुलामी के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ जो भी आवाज़ें उठती रही है, जो विद्रोह होते रहे हैं दलितों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, तमाम जो उत्पीड़ित समुदाय के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, तो जो भी बदलाव की आवाज़ है, जो भी बराबरी की आवाज़ है, इंसाफ की आवाज़ है, उस आवाज़ को खामोश कर देना। शांति का मतलब और कुछ नहीं है। शांति का मतलब अमन चैन नहीं है। अमन चैन अगर शांति का मतलब होता तब तो भाईचारे की बात करते। तो ये बात ये कर रहे हैं कि ये कोई जो आवाज़ देश में उठती है, उस आवाज़, शांति मतलब खामोशी, वो सन्नाटा, वो हम कायम कर देना चाहते हैं, खुलेआम कह रहे हैं।